बना के फकीरों के ए बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज आपको जो ताजा घटना है, जो ताजा न्यूज कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं, अल्पसंख्यक समुदाय कह ले अथवा गरीब जनता, उसके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय आ गई, सुप्रीम कोर्ट आ गई और दे दिया स्टे। 5000 परिवार के घर उजड़ने से बच गए। और उधर बहन मायावती जी के पीछे बहुत सारे राजनीतिक दल और तो और आज प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनका पूरा कुनबा AIMIM से नाता तोड़कर बसपा ज्वाइन कर लिया। प्रयागराज के सीट से अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन भी मेयर पद का चुनाव लड़ेगी बसपा के टिकट से, बसपा के झंडे के नीचे। तो इस तरह की कई खबरें आ रही है, मैं आपको विस्तार से बताऊं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में अक्सर लोग कहते थे और वो सच भी है कि अभी जो बीता है चुनाव 2022 का, उसमें एक विधायक जिताना, जगह जगह वोट प्रतिशत का कम हो जाना, अथवा आप यूं कह ले कि बहन मायावती जी के बारे में कहा जाने लगा कि वो निष्क्रिय हो गई हैं, वो मिशन से काफी दूर चली गई हैं, वो घरों में सिमट कर बैठ गई हैं, अपने पार्टी और अपने समाज बहुजन समाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन बहन मायावती जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने एक प्रयोग किया था कि दलित और ब्राह्मण को, सर्व समाज को जोड़कर चलते हैं 2022 में, तो हो सकता है 2007 वाला रिजल्ट की पुनरावृत्ति हो जाए, वैसा ही रिजल्ट आ जाए। परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसके भी कई कारण हैं और वह कारण समय समय पर हम अपने न्यूज चैनल के कार्यक्रम से बताते रहे हैं। उनके जो नेता थे वो उन्हें ठग रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन देते थे, गलत इन्फॉर्मेशन देते थे कि ब्राह्मण समाज, सर्व समाज आपके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और 2022 का परिणाम आपके सामने है। अब बहन मायावती जी दलित मुस्लिम का गठजोड़ किया है, इसमें अल्पसंख्यक का समाज दूसरे दल में जो ताकतवर थे, दूसरे दल में जो बने हुए थे, सबके सब निकल कर बसपा ज्वाइन कर रहे हैं और बसपा की ताकत बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल में जब ताकतवर नेता आते हैं तो पार्टी का झंडा होता है, लेकिन कामयाबी 50% कह लीजिए या 70% कह लीजिए, उस नेता की अपनी ताकत भी होती है। पार्टी केवल कैडर वोट, कार्यकर्ता सपोर्ट, इस तरह का सपोर्ट करती है। नेता में अपनी ताकत होनी चाहिए। अगर आप यह सोचते हैं एक बेरोजगार युवा जिसको कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं, और पार्टी उन्हें टिकट दे दे और उसके पास 1 रुपये खर्च करने की भी व्यवस्था नहीं है, तो चुनाव नहीं जीत सकता है, क्योंकि चुनाव व्यक्ति लड़ता है, पार्टी केवल सपोर्ट करती है। बहन मायावती जी इस मर्म को समझ चुकी हैं और ताकतवर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ रही है। और 2007 में जब वह चुनाव लड़ी थी, उस वक्त बड़े बड़े चेहरे जो है उनके खिलाफ खड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझ में आ रहा था उस वक्त कि अगर अपराधियों के ऊपर लगाम लगाना है तो बहन मायावती जी को लाना है। और 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें लाया। फिलहाल जो स्थिति है कि प्रशासन उत्तर प्रदेश की बेलगाम है और उत्तर प्रदेश की जनता अब यह महसूस करने लग गई है कि जो प्रशासनिक बेलगामी है, इसको कंट्रोल में बहन मायावती जी ही कर सकती हैं। लेकिन इनका कैडर, इनके पास जो नेता, वो सबके सब कमजोर पड़ते गए। बहन मायावती जी की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए उस हिसाब से, उस उत्साह से यह फील्ड में नहीं उतर पाई।
लेकिन अब जिस तरह से दलित मुस्लिम को इन्होंने गठजोड़ किया है और बड़े बड़े नेताओं को जोड़ रही है, निकाय चुनाव में अगर बसपा ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो इसका जो फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। कहने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, जो बसपा अथवा बहुजन समाज से दूर हैं और बहुजन समाज के नाम पे जो मीडिया कर्मी चल रहे हैं, अगर वह बसपा से दूर हैं और वे कहते हैं कि बसपा कमजोर है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको पता करना है तो विपक्ष के नेताओं से पूछिए, जो विपक्ष में और राजनीतिक दल है, वो बता देंगे कि बसपा का वोट कहां कहां है। और इसी बात को बहन मायावती जी भी समझ चुकी हैं, इसलिए दलित मुस्लिम फैक्टर को इकट्ठा कर रही हैं। और जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, अगर कोई उन्हें निमंत्रण देता है, कोई उन्हें कुछ मैसेज देता है, तो प्रॉपर उसका रिप्लाई भी कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष का चेहरा बनने में ये कामयाब हो जाए 2024 में। उससे पहले निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन होना ज्यादा जरूरी है, ताकि चुनाव से पहले बार्गेनिंग हो सके। अगर गठबंधन भी हो तो सीट अच्छी मिले, और वह तब मिलेगी जब वोट प्रतिशत इनको ज्यादा से ज्यादा होगा। हम यूं कह सकते हैं कि बसपा के अच्छे दिन आने वाले हैं। उधर हमने आपको पीछे रिपोर्ट में बताया था, जो खबरें चल रही थी, हल्द्वानी जो उत्तराखंड में है, 5000 घरों को गिराना था, बुलडोजर चलाना था, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था, उत्तराखंड हाईकोर्ट का, कि यह जमीन रेलवे की है। 5000 घर का मतलब 50,000 लोग तितर बितर हो जाते, और इसमें 80-90% लोग जो थे वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे। धरना प्रदर्शन हर तरह का जो है कर रहे थे, रोड पर थे, कैंडल मार्च कर रहे थे। लेकिन उन्हीं में से एक कमेटी जब सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में वो सारे आदेश को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर दिया और टिल द डिस्पोजल ऑफ नेक्स्ट डेट स्टे कर दिया। कहने का मतलब यह कि जब तक ये सुनवाई पूरी ना हो जाए, वहां पर किसी प्रकार का डेमोलेशन नहीं होगा, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले उठने हैं, मैं आपको बारी बारी से बिल्कुल देसी भाषा में समझा देता हूं। सबसे पहले तो रेलवे का अपना जो है प्रॉपर्टी वो नहीं है, क्योंकि उनके पास ओनरशिप कागज नहीं है रेलवे के पास, इसके ऊपर सवाल उठेगा। दूसरा सवाल यह है कि वहां पर सरकारी भवन भी है, स्कूल भी हैं, और पिछले 70 सालों से हाउस टैक्स, बिजली बिल, बहुत तरह के जो है वहां पर सरकारी योजनाओं से घर बनाया गया था। तो वो किस तरह से सरकार क्यों सारे टैक्सेस ले रही थी? लोगों के अपने आधार कार्ड, अपने इलेक्शन कार्ड है, हर प्रकार का प्रूफ है कि वह 60-70 सालों से वहां पर है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय यह भी सवाल करेगी कि मकान गिराने से पहले क्या आपने अल्टरनेटिव व्यवस्था की? और रही बात ये कि रेलवे ने अपने तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो एक प्ली दिया है कि ये लोग कहते हैं कि हम नहीं हटेंगे, और ये अपना कागज भी नहीं दिखाते, और यह भी नहीं कहते कि हमें वैकल्पिक व्यवस्था दे दिया जाए, केवल ये अड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे ने ही रास्ता खोल दिया है आम जनता के लिए कि आप यह बोलो कि हमारी वैकल्पिक व्यवस्था हो, तब हम आपकी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एक अल्टरनेटिव रेमेडी हम आपके लिए तैयार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय पहले ओनरशिप पे चर्चा करेगी, उसके बाद जो अल्टरनेटिव रेमेडी, इनकी कॉलोनी बना दिया जाए, इनका मकान बना दिया जाए, सब कुछ पूर्ण होने के बाद वहां पर बुलडोजर चलेगा, अथवा सरकार यह कह देगी कि इस जगह के बदले हम कहीं और एक्वायर कर लेते हैं, रेलवे यहां पर कुछ नहीं करने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि 5000 घर बच गए, कानूनी पेच में फंस गए हैं, और उस पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगी। जब तक सुनवाई फाइनल स्थिति में नहीं आती है, यानी एंड ऑफ जस्टिस, आखिरी सुनवाई, तब तक के लिए स्टे रहेगा। किसी प्रकार का कोई मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, और वहां की आम जनता जो है, जो वहां के निवासी हैं, उनको शांति से अब रहने दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था कर दिया गया है। लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट जो है कामयाब रहा, हम सर्वोच्च न्यायालय गए, वह कामयाब रहा।
और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पर हमें पूरा भरोसा है, ये वहां की आम जनता कह रही है। रही बात ये, पूरे देश में न्यायालय के पास जब भी जाता है कोई भी समस्या, वह फैसला सुना देती है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है वह यह ध्यान नहीं देती। उधर भारत जोड़ो यात्रा अपनी कामयाबी हासिल कर रही है, जगह जगह लोगों के हुजूम जुट रहे हैं और राहुल गांधी जी अब फेमस हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले उनके नाम के पीछे एक टैग लगा हुआ था कि अगर वह नेहरू खानदान में नहीं होते, गांधी खानदान में नहीं होते, तो वह सांसद नहीं होते। लेकिन अब आम जनता में एक चर्चा है कि राहुल गांधी जी ने मेहनत किया है, लोगों के बीच गए हैं, लोगों के सवाल जवाब किया है, लोगों का हालचाल जाना है, लोग उन्हें अब पसंद करते हैं, बात करते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि राहुल गांधी हमारे बीच में आए हैं, अब हम इनसे बात भी कर सकते हैं। ये आम जनता की तरह एक टी शर्ट में इतनी भयंकर सर्दी में घूम रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। भाजपा भले ही उनके ऊपर तंज कसे, लेकिन आम जनता एक्सेप्ट कर रही है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वह काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों साइड से टक्कर बराबर की होगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।